नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने वाले हैं, देख रहे हैं आप आज तक, और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। रामनवमी के अगले दिन बिहार में दंगों और आगजनी की पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले दंगाइयों का अलग और डरावना चेहरा भी आपको हम दिखा देते हैं, क्योंकि बिहार शरीफ में हुए सांप्रदायिक दंगे में जावेद आजम नाम के कारोबारी के एक बड़े शोरूम को भी लूट लिया गया। डिजिटल दुनिया नाम से यह शोरूम खोला गया था और मुंबई के कारोबारी जावेद ने इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप चेन के तहत बिहार शरीफ में डिजिटल दुनिया नाम से यह स्टोर खोला था। इसमें 3.5 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, लैपटॉप मौजूद थे, जो दंगे की आड़ में लूट लिए गए। देखिए जरा कैसे सीसीटीवी में सारे जो लोग लूट रहे हैं, लुटेरे, वो कैद हो चुके हैं। बिहार शरीफ तो नालंदा, बिहार शरीफ, सासाराम, पूरे बिहार में कोहराम। दंगे की आड़ में यह शोरूम को लूटा गया और जो सीसीटीवी वहां पर मौजूद था उसमें ये सभी चेहरे कैद हो गए। तो देश के अलग अलग हिस्सों में रामनवमी के दिन और उसके अगले दिन शुक्रवार को पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़, उपद्रव, सब कुछ देखने को मिला। चाहे उसमें पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, बिहार हो, ये हर जगह से तस्वीर। लेकिन ये जो अब इस वक्त तस्वीर आपके स्क्रीन पर हैं, वो बिहार शरीफ में जो शोरूम वहां पर मौजूद, लूटपाट का वीडियो, ये नया वीडियो आया है, ये देखिए जरा। तो हिंसा की कई जगह से खबरें सामने आई, लेकिन बिहार में जो भी हालात हैं और इस पर आरोप भी लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अमित शाह का दौरा है और उसी के तहत, साजिश के तहत सब कुछ किया गया। लेकिन ये जो वीडियो है आपको हम दिखा रहे हैं, जावेद आजम नाम के कारोबारी का ये शोरूम, इलेक्ट्रॉनिक का, डिजिटल दुनिया के नाम से यह शोरूम खोला गया था और वहां पर दंगे की आड़ में किस तरह से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जो कि सीसीटीवी में सब कुछ कैद हो गया है, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सब कुछ उसमें मौजूद थे, लैपटॉप, उन सबको लूट लिया गया। लगभग 3.5 करोड़ की कीमत बताई जा रही है। तो रामनवमी के ठीक अगले दिन हावड़ा के साथ बिहार के 2 शहरों में भी एक साथ हिंसा की आग फैल गई। गृह मंत्री अमित शाह की 2 अप्रैल की रैली के 2 दिन पहले सासाराम और नालंदा में एक साथ रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई। नालंदा में सबसे ज्यादा बवाल हुआ, जहां खुलकर गोलियां भी चल गई। फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए हैं और सासाराम में भी जमकर बवाल हुआ। बीजेपी कह रही है कि यह सब कुछ गृह मंत्री अमित शाह की रैली का कार्यक्रम खराब करने के लिए हुआ, यानी साजिशन हुआ है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां हिंसा, आगजनी हुई, गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई, किस तरह से भगदड़ मच गया, लोगों के सिर भी फूट गए, बहुत लोग इसमें जख्मी हैं, पुलिस वालों को भी चोटें काफी आई हैं। पुलिस की मौजूदगी भी बेअसर रही, दंगाइयों को रोक नहीं पाई। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। ये तमाम तस्वीरें जो हैं उसी की बानगी हैं। देखिए जरा रिपोर्ट। बंगाल के बाद बिहार सुलगा, 2 शहरों में हिंसा की आग, रह रहकर चली गोलियां। बिहार में यह सियासी दंगा है। 30 मार्च को अगर बंगाल झुलसा तो मानो 31 मार्च को बारी बिहार की थी, जहां धर्म के नाम पर हिंसा की आग लगाई गई। बिहार के एक साथ 2 शहर धधक उठे। मौका धर्म, आस्था और जश्न का था, लेकिन इस पर हिंसा की ऐसी काली छाया मंडराई कि हर कोई दहल गया। 2 तस्वीरें देखिए, कैसे बिहार के ऐतिहासिक शहरों सासाराम और नालंदा में अमन चैन धुएं के बादलों के बीच पनाह मांगता नजर आया। हर तरफ अफरा तफरी थी। बिहार में सबसे ज्यादा बवाल नालंदा में हुआ। रामनवमी जुलूस के दौरान आगजनी इस कदर हुई कि भगदड़ मच गई। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद लगातार गोलियां चलती रही। बेकाबू भीड़ ने इसके बाद आगजनी शुरू कर दी। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात था, लेकिन रह रहकर हालात बेकाबू होते रहे और भगदड़ मचती रही। फायरिंग में 5 लोग जख्मी हो गए। धारा 144 भी लागू की गई, लेकिन ये सारे इंतजाम और पुलिस की मौजूदगी महज कागजी बन गई। सासाराम में भी कल दोपहर को रामनवमी के जुलूस के दौरान हंगामा हुआ। देखिए किस तरह लोगों के सिर पर जुनून सवार है। लोगों ने एक जगह आग लगा दी और इसके बाद डर का माहौल फैल गया। सासाराम के सड़कों पर हर तरफ बवाल था। कुछ बाइक्स को तोड़फोड़ दिया गया। हिंसा में लोगों के सिर फूट गए।
कई घंटे तक सासाराम हिंसा का बंधक बना रहा। मौके पर पुलिस भी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का दंगाइयों पर कोई असर पड़ा हो यह नहीं दिखता। माहौल मुंगेर में भी बिगड़ते बिगड़ते बचा। यहां तय रूट छोड़कर ध्वजा जुलूस में शामिल कुछ बाइक सवार दूसरे इलाके में घुसकर नारेबाजी करने लगे। लोगों ने उनको खदेड़ा। स्थानीय विधायक की गाड़ी भी उसी इलाके में सीसीटीवी में कैद हुई। गनीमत रही कि हालात काबू में रहे। बंगाल के बाद बिहार के सुलगने से साफ है कि साजिश के सूत्रधार के नापाक इरादे खतरनाक थे। सासाराम से रोहित सिंह के साथ रंजीत सिंह, नालंदा, आज तक। जी हां, तो किस तरह से हिंसा हुई ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। अभी और भी तमाम तस्वीरें अभी आपको हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये हिंसा सिर्फ एक राज्य में नहीं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार सब में आई। लेकिन बहरहाल बिहार के 2 शहरों की इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए, पिछले दिनों की यह तस्वीर है, किस तरह से हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, ये सब कुछ गवाही दे रही हैं तस्वीरें। सासाराम में जबरदस्त हंगामा हुआ, आगजनी। ये शुक्रवार की तस्वीरें हैं, यानी कि कल की। शुरुआत कहां से हुई? रामनवमी के साथ, और शुक्रवार को भी ये जारी रही। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, बहुत सारे लोग चोटिल हो गए, पत्थरबाजी हुई, 2 गुट आमने सामने आए। उसके बाद से शुक्रवार को भी पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा, ये बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि शासन प्रशासन लगातार दावे करता रहा कि माहौल तनावपूर्ण नहीं है बल्कि काबू में है। लेकिन सवाल वही उठ रहे थे कि अगर हालात काबू में होते तो ये धुआं नहीं उठता, ये आग नहीं लगती, ये हिंसा नहीं होती, ये पत्थरबाजी नहीं होती। शासन प्रशासन के दावे धता बताकर ये दंगाई, ये तमाम जो लोग थे पत्थरबाजी नहीं करते। देखिए जरा किस तरह से वहां पर पुलिस प्रशासन भी मुख्य दर्शक ही बनी रही। हालांकि कोशिश करते रहे कि ये सब कुछ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और इसमें पिस्ता कौन है? गरीब, मजदूर, मजबूर। ये देखिए सड़कों पर किस तरह से पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, जैसे पत्थरों की बारिश हुई। उसके बाद से प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, फ्लैग मार्च करते रहे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत नुकसान हो चुका था। ये देखिए जरा, आगजनी उसी की गवाही दे रही है, उसी की बानगी है ये। तो पिछले 2 दिन, रामनवमी और फिर शुक्रवार, हिंसा, आगजनी, और ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, कई लोग चोटिल, पत्थर लगे उनके सिर पर, बहुतों की हालत नाजुक भी बने हुए हैं इसमें। तो नालंदा में भी भारी बवाल, रोष, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सासाराम में भी जबरदस्त हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़। परसों रामनवमी के शोभा यात्रा पर जुलूस में पत्थरबाजी हुई, और कल शुक्रवार को भी तनाव, तकरार। चलिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं। रोहित सिंह नालंदा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रोहित, इस वक्त के हालात बताएं। पुलिस प्रशासन और सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं, सरकार क्या कर रही है, और अब तक कुल कितने लोगों पर शिकंजा कसा जा चुका है? देखिए, कल आज सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और पूरे शहर में इस वक्त जो है वो शांति छाई हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली वो एक असहज जैसी शांति है, क्योंकि चारों तरफ आपको पुलिस ही पुलिस है पूरे इलाके में नजर आ रहा है। धारा 144 पूरे शहर में लागू किया गया है, जिसके वजह से तमाम दुकानें आज बंद हैं, सड़कें सुनसान है। आप देख सकते होंगे, मैं बैंक कॉलोनी इलाके में मौजूद हूँ बिहार शरीफ के। यहाँ भी जो तमाम दुकानें हैं, इसके शटर जो है वो इस वक्त गिरे हुए हैं, क्योंकि किसी ने भी दुकान जो है आज खोली नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली सासाराम के साथ साथ नालंदा के बिहार शरीफ में भी, और नालंदा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और जिस तरीके का बवाल और हिंसा देखने को मिली, उसके बाद सवाल खड़े होने लगे कि किस तरीके के कानून व्यवस्था यहाँ पर खासकर नालंदा में है, जो कि मुख्यमंत्री का इलाका होने के बावजूद भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से 2 गुटों के बीच में हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें बताया गया कि 5 लोगों को गोली भी लगी है, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं माहौल थोड़ा बहुत तनावपूर्ण जरूर अभी भी बना हुआ है। इसी कारण से 144 धारा लगाई गई है, लेकिन अब यहाँ प्रशासन की लगातार कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से शांति बहाल किया जा सके। जी
बिल्कुल रोहित, आप हमारे साथ बने रहें, आपका रुख हम फौरन कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से सियासत हो रही है इस पर भी, बजाय कि इसको शांत किया जाए मामला, कहीं ना कहीं सुलझाने की कोशिश। लेकिन जो पूरा आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जरा इसको नजर डालिए इस पर। 2 दिनों में दंगों के बीच किस तरह से ये 30 मार्च देखिए जरा कहां कहां पर, लखनऊ, मथुरा, इसमें उत्तर प्रदेश का भी कुछ हिस्सा शामिल है। लेकिन बिहार से दो जिले हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित। नालंदा, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दगाइयों ने जमकर लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। सासाराम में भी पुलिस की मौजूदगी में उपद्रव हुआ, जमकर गोलियां चली। नालंदा में 2 तस्वीरें आपके समक्ष हम रख रहे हैं, और गोली से 5 लोग जख्मी हो गए बिहार के नालंदा में, जबकि कई दोपहिया तोड़ दिए गए सासाराम में। तस्वीरें से स्टेशन शरीफ में कल किस नालंदा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में कल किस तरीके से उपद्रवियों के सर पर जुनून सवार था, उसकी तस्वीरें इस स्टेशनरी और ये किताब की दुकान में साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देखिए यहाँ पर लाखों रुपए की यहाँ पर किताबें, वो किताबें जो आदमी को शिक्षा देती हैं और मेल मिलाप की बातें सिखाती हैं। लेकिन वहां पर कल जिस तरीके से 2 गुटों के बीच में हिंसक झड़प हुई है और जबरदस्त हिंसा देखने को मिली, उसके बाद उपद्रवियों ने इस पूरे किताब की दुकान को भी आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किताबों को आग के हवाले कर दिया गया है, और ये गगन दीवान इलाका है। और दिन भर कल नालंदा में और जिस तरीके से 2 गुटों के बीच में हिंसा देखने को मिली रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान, और उसके बाद जबरदस्त पथराव हुआ दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर। पुलिस को वहां हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बताया गया कि कई लोगों को गोली भी लगी जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन उपद्रवियों के सर पर किस तरीके से पागलपन, किस तरीके का जुनून सवार था, वो देखिए। यहाँ पर किताबों को यहाँ पर ढेर करके उसको आग के हवाले कर दिया गया है। और इस तरफ देखिए, इस तरफ आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि इधर भी आप देखिए गोदाम में भी आग लगाया। और यहाँ पर अब देखिए जो ई रिक्शा होता है, यहाँ पर ई रिक्शा को देखिए, यहाँ पर जो लगाई हुई थी उनको भी यहाँ पर आग के हवाले कर दिया गया है। करीब यहाँ देख सकते हैं अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 ई रिक्शा, एक गाड़ी को यहाँ पर किस तरीके से उपद्रवियों ने आग लगाया। और ऐसा लग रहा था कल कहीं भी कानून नाम का कोई चीज नहीं था बिहार शरीफ में। और नालंदा में, खासकर नालंदा जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, यहां माना जाता है कि यहां पर सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए, कानून व्यवस्था यहां पर और चाक चौबंद होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके की जबरदस्त हिंसा 2 गुटों के बीच में देखने को मिली, पत्थरबाजी, फायरिंग और कई गाड़ियों को आग लगा के हवाले कर दिया गया, जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं वो साफ तौर पर दिखाता है कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि क्या प्रशासन को, क्या पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि रामनवमी के शोभा यात्रा के दौरान इस तरीके की घटना घट सकती है, इसीलिए और ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम किए जाए। तो इस कहीं ना कहीं इस फेलियर को देखते हुए सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और पुलिस पूरे इलाके में फिलहाल गश्त कर रही है और धारा 144 लगा दी गई है इस पूरे शहर में, बिहार शरीफ में, ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। आज पूरा का पूरा शहर जो है वो आज बंद है और पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो हालात बिगड़े हुए हैं उसे नियंत्रित किया जा सके। कैमरा पर्सन नदीम आलम और रंजीत सिंह के साथ रोहित सिंह, नालंदा आज तक। तो देखिए, दरअसल ये शांति नहीं है, ये डर की वजह से सन्नाटा है इलाके में। और अब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। पहले से अगर तत्परता दिखाई जाती तो ये हिंसा शायद नहीं होती, और रामनवमी के बाद भी सबक नहीं लिया गया, और नतीजा क्या था कि अगले दिन भी। लेकिन ये रिपोर्ट देखिए मोहम्मद कुरैश का, और आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि आखिर क्या तांडव हुआ यहाँ हिंसा का। आप देख सकते हैं किस तरह से घर का सामान तितर बितर है, संदूक में अब भी आग जल रही है, साइकिल और बक्से सब कुछ बर्बाद हो गए हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से, उनके हाथ में उनका सामान है। आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मिंटू शाह।
ये बताएं कि आप सामान लेके खड़े हैं। जी, हम लोग अब यहाँ से रखवाली कोई नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ रह के। तो आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? जी सर। आप अपना नाम बताएं। फरजाना। फरजाना जी, ये यहीं आप लोग रहते हैं? हाँ, हम लोग यहीं रहते रहे। आज सब प्रशासन खड़ी हुई है, प्रशासन के सामने आग लगाया जा रहा है। अब हम लोग को प्रशासन करी कि 5 मिनट हट जाइए आप लोग। जैसे प्रशासन ये भी कह रहा है कि यहाँ पलायन नहीं हो रहा है, लोग कहीं भाग नहीं रहे, लेकिन आप लोगों के हाथ में सामान है। हाँ, तो सामने ही काम हो रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आग लग रहा है सर, कहीं कि आप लोग जान बचाइए, जान रहेगा तो कितना घर आएगा। तब हम लोग मजबूरी में हम निकल गए। जब मारे इधर गाली देने लगे लोग, जो दारू बेचता है दुखना लोग गाली देने लगा, तब हम लोग निकल गए। हाँ, अभी भी दारू बिक रहा पीछे। हम लोग तबू नहीं बोलते रहे कि आपने सुना कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, इस सारी हिंसा से और उसके बाद उपजे तनाव से काफी त्रस्त हो चुके हैं और अब अपना सामान पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी में है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदित्य वैभव, सासाराम, आज तक। तो आपको लगातार अपडेट हम दे रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार की हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ महागठबंधन के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम डिस्टर्ब करने के मकसद से यह दंगा कराए गए, जबकि आरजेडी जेडीयू ने बीजेपी को घेरा है। ये महागठबंधन सरकार की सुनियोजित साजिश है। गृह मंत्री जी का जाना उस क्षेत्र में इनको पच नहीं रहा है। प्रशासनिक लापरवाही, गैर जिम्मेदारी के कारण समाज में अराजकता का वातावरण बन रहा है। सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कानून की राज स्थापित करने का जो सरकार संकल्प ली है उसको स्थापित करे, नहीं तो सत्ता में रहने का क्या उचित है इसी सरकार को। घटना घटी है तो सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई करेगी। किसी घटना की विस्तार से या डिटेल जानकारी हमको नहीं है, वो लेके जरूर सरकार बताएगी। प्रशासन बहुत अलर्ट रहती है, लेकिन सासाराम में 2 तारीख को कौन सा प्रोग्राम है वो आप लोग जानते हैं। बीजेपी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और माननीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, तो बीजेपी के सारे लोग वहाँ पे एक्टिव हैं और जमा हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि उन्हीं लोगों का किया धराया ये रहता है, सरकार को बदनाम करने के लिए वो रहता है। नालंदा की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सासाराम की जानकारी मुझे अभी है, इसलिए मैं उसके बारे में बता रही हूँ। और ये होता रहा है, बीजेपी तो उकसाती है, सांप्रदायिक दंगे करवाना तो उनका काम ही है। ये भयभीत हैं कि अमित शाह जी बिहार में आ रहे हैं, लगातार उनका दौरा हो रहा है और जब भी वो आते हैं बिहार की जनता को, देश की जनता को ये बताने में अमित शाह जी सफल हो जाते हैं कि भारत सरकार ने देश के हित में, राज्य के हित में कौन कौन सा काम किया है। इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो ये डरे हुए, सहमे हुए जो लोग हैं, ये अमित शाह जी के कार्यक्रम को बाधित करने के लिए इस प्रकार का घिनौना खेल खेलने का काम किया है। बिहार में जो कुछ सहसराम में हुआ है और पिछले दिनों में जितने मॉब लिंचिंग्स हुए हैं, उससे साफ या स्पष्ट होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में बिहार सरकार फेल है। ये जो कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, तो ये कहाँ शब्द है, या आसमानी शब्द है या धरती पर उतरना भी चाहिए। क्यों हुई ऐसी घटना, कौन है इसके जिम्मेदार? लोग पर्व त्योहार मनाएं, अच्छी बात है, लेकिन ये इस तरह के जो वातावरण पैदा हो रहा है, सरकार इस पर अगर काबू नहीं पा रही है तो मैं समझता हूँ कि सरकार का फेल्योर है। जो भी घटना है वो दुखद है, निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वह थोड़ी होगी। प्रशासन और सरकार लगी हुई है कि जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है वो बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार अमन की धरती है, बिहार शांति की धरती है, बिहार में प्रेम और भाईचारा की धरती है और यहाँ पर इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के कृत्य करने वाले को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाता है। तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाता हुआ जनता को भी समझना चाहिए, उन्हीं को इस पर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, राजनीतिक पार्टियों पर और उनके नेताओं पर नहीं, क्योंकि वो आएंगे, कड़ी निंदा करेंगे, चले जाएंगे। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये पलायन की तस्वीरें हैं। हिंसा के डर से घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए लोग हैं। सासाराम की ये तस्वीरें हैं, इसके पहले भी और आपको तस्वीरें हमने दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए जरा। और आपको ये भी बता दें, ये देखिए बच्चे बैग लिए अपना ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर, परिवार के साथ ये लोग जा रहे हैं। इनका ये भी आरोप है कि प्रशासन का अमला वहीं मौजूद था, लेकिन उन्होंने कहा कि जान बचाकर भागो, घर आ जाएंगे फिर से। लेकिन किस तरह से ये तस्वीरें गवाही दे रहे हैं सब,
तोड़फोड़ किया गया है। ये देख लीजिए जरा, बिजली का मीटर भी बाहर फेंका हुआ है, घर पर ताला जड़ा हुआ है। तो हिंसा के डर से पलायन को मजबूर हैं फिलहाल लोग। सासाराम की ये तस्वीरें बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार सरकार, शासन प्रशासन पर, पुलिस पर सवालों की झड़ी, सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रही है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन सच्चाई है कि घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए लोग। किस तरह से ये देखिए तस्वीरें अंदर के, ये घर के हालात क्या हैं। सारा सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। सबसे ज्यादा आम जनता ही पिसती है। चेक चेक देखिए रोते हुए लोग, बिलखते हुए सब लूट के ले गया, सब जला दिया, सब सारे सब हमने पर कुछ भी नहीं बचा। मजदूर आदमी सब जला दिया, सब लूट के ले गया। सब 50 का पुलिस यहाँ खड़ा हुआ रहा, सब सारा। उसके बाद में कोई सभी मतलब घर का हिफाजत नहीं किया सर। 50 पुलिस खड़ा होकर मतलब कि सारा हमारा घर लुटवा दिया सब। सारा पुलिस मतलब कोई सब मतलब कि लूटने वाले तरफ से मतलब कि कह रहा था सब लूट के ले गया। सब हमारा सर सब टोटल सब सारा चीज लूट के ले गया। सब सारा तहस-नहस कर दिया सर। मोहम्मद शहजाद कुरैशी पड़ेगा सर। सारा सामान हमारा लूट के ले गया। ठीक अपना मजदूर यहाँ तक कि कुरान जला दिया सर। बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं, आप समझ सकते हैं। ये संवेदना देखिए, एक बार फिर से आपको पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए जरा। और इस घर के सामान पर, बिखरे हुए सामान पर नजर डालिए। ये कोई हीरे जवाहरात नहीं बिखरे हुए हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। ये कोई ईंट भट्टे पर काम करता है, कोई ईंट उठाता है, कोई घर निर्माण में लगा हुआ है। ये सब मजदूर हैं और जीवन यापन में क्या कुछ, ये घर के जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उससे जूझते हुए ये परिवार। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता आते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन भुगतना किसे पड़ता है? सिर्फ आम जनता को, गरीब और बेबस लाचार जनता को। बुलेटिन के पिछले हिस्से में आपको बिहार की तमाम तस्वीरें, अपडेट हमने पहुंचाई। अब बात पश्चिम बंगाल की, क्योंकि यहां भी जोरदार हिंसा हुई, आगजनी हुई। देखिए 2 दिन तक लगातार बवाल के बाद हावड़ा में अब शांति है, लेकिन धारा 144 लागू है। इंटरनेट सर्विस को चालू कर दिया गया फिलहाल और कुछ दुकानें खुली हैं। सड़कों पर वाहन भी चल रहे हैं। पुलिस पिकेट अब तक लगी हुई हैं, जबकि रिजर्व फोर्स तैनात की गई है। और आज सीआईडी अधिकारी जांच के लिए जाने वाले हैं घटनास्थल पर। और इस बीच राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण पर रिपोर्ट मांगी है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी से शुरुआत हुई और शुक्रवार को भी ये हिंसा जारी रही। कई इलाके में ये तोड़फोड़, हिंसा, आगजनी। कई पुलिसकर्मी भी इस हमले में जख्मी हो गए, क्योंकि दोनों गुट की तरफ से पत्थरबाजी हुई। कई धार्मिक स्थलों को भी नुकसान पहुंचाने की खबर। लेकिन हावड़ा हिंसा में थोड़ी देर पर मौके पर पहुंचने वाली है सीआईडी की टीम, जो कि जांच करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी। चलिए जानकारी हासिल करने के लिए आप सभी दर्शकों को हम लिए चलते हैं हावड़ा। क्या इस वक्त अपडेट है? अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुपम, किस तरह के हालात हैं? क्या शांति है अब इलाके में और सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? शिकंजा किस तरह से कसा गया है, यह जरूरी है, बताएं। जी आशुतोष, देखिए मैं पूरे इलाके को सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। यही वो जगह है जहां से जो रामनवमी का जुलूस है वो निकला था। अब लेकिन इस इलाके में आज अगर मैं दिखाऊं तो काफ़ी शांति दिखाई दे रही है। दुकान बाजार भी खुले हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि कल दोपहर जो घटना हुई थी, कल दोपहर दूसरी बार घटना हुई थी, क्योंकि परसों शाम को जो पहली बार घटना हुई रामनवमी के जुलूस के दौरान, उसके बाद कल दोपहर अचानक से हिंसा भड़की थी। और हिंसा भड़कने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक वहां पर पुलिस को काबू करने के लिए मशक्कत करनी पड़ी थी। और उसके बाद से अब तक किसी भी तरह की घटना नहीं घटी है। कल जब दोपहर में घटना हुई थी तब इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, लेकिन रात 2 बजे के बाद इंटरनेट रिस्टोर कर दिया गया है इलाके में। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश हो रही है। संवेदनशील इलाकों में जगह जगह पुलिस पिकेट बिठाई गई है। पुलिस की गश्त भी बीच बीच में चल रही है। और आपको बता दें कि अब तक लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह 1-2 दिन अगर सामान्य तौर पर निकाल लिया जाए तो फिर इस घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, स्थिति सामान्य होगी। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता यही है। तो अगर आपको आज का अपडेट दूं तो आज का अपडेट अभी यही है कि फिलहाल पूरे इलाके में अब तक तनाव जरूर बरकरार है, लेकिन शांति का माहौल बना हुआ है। ट्रैफिक सुचारू कर दिया गया है। दुकान पाट भी, ज्यादातर दुकानें भी खुल चुकी हैं। ठीक है अनुपम,
आप नजर बनाकर रखें। बहरहाल आपका अपडेट पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लेकिन पश्चिम बंगाल में लगातार 2 दिन तक हिंसा होती रही, रामनवमी को और शुक्रवार को भी। सरकार से लेकर पुलिस तक दंगाइयों के आगे लाचार नजर आए, बेबस दिखे। हावड़ा में 30 मार्च को रामनवमी के दिन जमकर बवाल हुआ, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई और इसके ठीक 24 घंटे के बाद, एक दिन बाद दोनों गुट फिर से आमने सामने आ गए। विपक्ष ममता बनर्जी को घेर रहा है तो ममता ने कहा है कि बाहर से दंगाई बुलाकर दंगा कराया गया। 48 घंटे में 2 बार क्यों सुलगा हावड़ा? पहले तलवारों के साथ जुलूस, फिर जुलूस पर बरसे पत्थर। गेट खोल दिया, मम्मी को। बंगाल की शांति का दुश्मन क्यों बना? पश्चिम बंगाल के हावड़ा की ये तस्वीरें दहला देने वाली हैं। पहले रामनवमी के दिन माहौल बिगड़ा, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ, जमकर आगजनी की गई और इसके ठीक 24 घंटे बाद एक बार फिर दोनों समुदाय आमने सामने आ गए। ये दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि कोई तो था जिसे अमन चैन रास नहीं आ रहा था। हावड़ा में हिंसा का पहला दिन। हावड़ा के शिवपुर में सड़कों पर हिंसा का यह तांडव 30 मार्च को शुरू हुआ, जब रामनवमी के जुलूस के दौरान टकराव हो गया। रामनवमी के दिन बंगाल में कई जगह माहौल बिगड़ा, लेकिन एपी सेंटर मानो हावड़ा था, जहां साजिश की आग सबसे ज्यादा धधकी। हावड़ा में सबसे ज्यादा हिंसा की आग फैली। तनातनी की शुरुआत पहले रामनवमी की सुबह शोभा यात्रा के दौरान हुआ, जब भक्तों के वेश में कुछ लोग नंगी तलवारें लहराते दिखे। इसके बाद दोपहर होते होते शिवपुर इलाके में हिंसा की आग फैल गई। शाम होते होते जैसे इलाका धुआं धुआं हो गया, 2 गुट आमने सामने आ गए। पुलिस ने लाख कोशिश की कि दोनों अलग रहें, लेकिन रुक रुक कर हिंसा भड़कती रही। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस सख्ती करती, तब तक हावड़ा में अमन चैन तहस नहस हो चुका था। हावड़ा में हिंसा का दूसरा दिन। गुरुवार को रामनवमी के दिन हिंसा की आग से झुलस चुके हावड़ा के लिए मानो ये काफी नहीं था। शुक्रवार की दोपहर यहां फिर हिंसा भड़क गई। कुछ लोग एक मस्जिद से पथराव करते दिखे। इसके बाद एक बार फिर सड़क पर संग्राम छिड़ गया। पुलिस हरकत में आती, तब तक माहौल पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी काम नहीं आई और उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। कई घंटे बाद आखिर पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। शिवपुर समेत आसपास के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। हावड़ा में लगातार 2 दिन तक हिंसा की आग से ये तो साफ हो गया कि ये साजिश का नतीजा था। काफी सोच समझकर इसके लिए दिन चुना गया था और तैयारी पूरी थी। हावड़ा ही क्यों, बंगाल के कई इलाके इस आग से झुलसे। ये नोगुचिया की तस्वीरें हैं, जहां रामनवमी के मौके पर बिजली के खंभे पर भगवा झंडा लगाने को लेकर 2 समुदायों में विवाद हो गया। पुलिस ने किसी तरह हालात को संभाला। लोगों का कहना है कि गोलियां भी चलाई गई। बंगाल में हिंसा पर सियासत हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि बंगाल में यह हिंसा साजिश का नतीजा है। सूर्यागिनी रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं इसको लेकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता ममता बनर्जी और उनके सरकार को घेर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू धर्म के साथ इस प्रकार का उपहास, इस प्रकार का प्रहार ममता बंदोपाध्याय के राज में पहला इवेंट नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि हिंदू समाज के खिलाफ ममता बंदोपाध्याय कब तक यूं ही प्रहार करती रहेगी, कब तक उन लोगों का संरक्षण करती रहेगी जो रामनवमी की शोभा यात्रा हो या लक्ष्मी पूजा हो, हिंदू धर्म के प्रति आस्था रखने वालों पर प्रहार करते रहते हैं। I don't think it's fair to start pointing fingers at the state government. No state government in power can afford it
No state government in power encourages it. No state government in power expects to handle such situations by first doing it for narrow gains, and it is wrong to consider as if these are orchestrated by ruling party. ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, तुष्टीकरण का राजनीति करता है। बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिचक रहा था। अभी जो कर रहा है अपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है। इसको सहन नहीं किया जाएगा। इसको आगे भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून के अंदर हम लोग ये लड़ाई आगे भी लेकर जाएंगे। ক্রিমিনালদের কোনো সম্প্রদায় হয় না, যাদেরকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে তাদের কোনো সম্প্রদায় নয়, তাদের কোনো সম্প্রদায় নেই। A criminal, an offender, a perpetrator has no religion. আর আমি এটা অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলছি, যে দলের হোক, যে ধর্মের হোক, যে বাংলার শান্তি সভ্যতা শৃঙ্খলা নষ্ট করতে চাইবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ये ममता बनर्जी का कोई नया टेक्निक नहीं है, यह बहुत पुराना सालों से ये चल रहा है। रामनवमी आते हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन आते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि हमेशा हिंदुओं का जो संस्कृति है, जो धर्म है, उसके ऊपर अटैक होते हैं। और इस टाइम में भी ये छोड़ा नहीं। लास्ट टाइम में हावड़ा में जिस जगह से हुआ था वही जगह में इस टाइम में भी हुआ। तो हमेशा वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए, तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स के लिए हमेशा ममता बनर्जी उन लोगों के साथ रहते हैं। लेकिन जो लोग नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन फास्टिंग में रहते हैं, रामनवमी का जुलूस पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए कभी ममता बनर्जी ने आवाज नहीं उठाया है। बीजेपी कल चंबा में क्या किया था? कल चंबा में किस तरीके से ड्रामा कर रहा था? रामनवमी एक चीज है, यहाँ पर एजुटेशन एक चीज है। बंगाल का आदमी को पैसा नहीं मिल रहा है, 100 दिन का पैसा नहीं मिल रहा है, मिड डे मील का पैसा नहीं मिल रहा है, सड़क के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, छत के लिए पैसा नहीं मिल रहा है, खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, नेचुरल कैलामिटी होने से पैसा नहीं मिल रहा है, उसके लिए मांग नहीं करेंगे क्या? लेकिन इन सब का पत्थर से क्या लेने देना। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद की चार मीनार इलाके में दो गुट आपस में भिड़ गए और देखिए हंगामा नमाज के दौरान हुआ। आरोप है कि एक गुट मस्जिद के बाहर स्टंट और शोरगुल कर रहा था। इसी के चलते दोनों गुट आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं करवाया गया। तस्वीरें देखिए, ये सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। किस तरह से कुछ शख्स को घेर कर मारा गया, पीटा गया, ये तस्वीरें चार मीनार हैदराबाद। तो रामनवमी के दिन हुई झड़प, नमाज के दौरान हंगामा। अगले दिन दो गुट भिड़े। हैदराबाद की तस्वीरें चार मीनार के बाहर की। बीती रात की तस्वीरें देखिए, लालगेरे में आपको दिखा रहे, एक शख्स भागता हुआ नजर आ रहा है, उसको पकड़कर पहले पीटा गया भीड़ की तरफ से। आरोप है कि मस्जिद के बाहर स्टंट किया गया, शोर किया गया, ये आरोप है। उसके बाद से दो गुट आमने सामने आ गए और मारपीट तक नौबत आ गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शुक्रवार को एक बार फिर से हिंसा भड़क गई। रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव के बाद यहां भारी हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद पुलिस बलों की तैनाती की गई, लेकिन इसके बावजूद उपद्रवियों ने फिर से पत्थरबाजी कर दी। हावड़ा में हालात तनावपूर्ण है और इस बीच ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे को हिंसा का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गेट खोल दिया, मम्मी को लोग अंदर आ रहे हैं, पापा को बोलो। ओह शिट शिट। न हिंसा थम रही है, न उपद्रवी काबू में आ रहे हैं, न पूरी तरह तनाव खत्म हो रहा है। यानी पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी के मौके पर माहौल बिगाड़ने की जो साजिश हुई, वो प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी काबू में नहीं आ रही है। रुक रुक कर हावड़ा में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं।
पुलिस कोशिश तो कर रही है कि तनाव को कंट्रोल में लाया जा सके। जो क्राउड है उस क्राउड कंट्रोल सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। पुलिस ये कह रही है क्राउड को कि आप पीछे चले जाए, आप अपने घरों में चले जाए, बाहर इस तरह से क्राउडिंग ना करें। लेकिन जो क्राउड है वो सुन नहीं रही है और बार बार जो एडिशनल फोर्स है उसको लाया जा रहा है। कुछ देर पहले जिस तरह का भगदड़ मच गया था उसके बाद फिर से एडिशनल फोर्स लाया गया और वो लोग बार बार उनको ये कोशिश कर रही है कह के कि आप आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। देख रही है भयंकर दंगा हुआ है। इस उपद्रव और तनाव के बीच सियासत भी धधक रही है। हावड़ा में हुई हिंसा को लेकर जुबानी हमलों की जंग चल रही है। एक ओर ममता बनर्जी हावड़ा में भड़की आग के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। शोभा यात्रा के जबरन मुस्लिम इलाकों से गुजरने पर सवाल उठा रही है। তোমাদের মিছিল করতে কেউ বারণ করেনি, তুমি তরোয়াল নিয়ে বুলডোজার নিয়ে মিছিল করবার পারমিশন অধিকার তোমায় কে দিয়েছে? আজকে আমি শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট। রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने मुस्लिम इलाकों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसने बीजेपी नेताओं के गुस्से को और भड़का दिया। একজন গুন্ডা বলছেন, টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। उधर बीजेपी कह रही है कि हावड़ा में हुई हिंसा ममता राज में तुष्टीकरण वाली नीति का नतीजा है। जब मुख्यमंत्री को प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालनी थी तो वो खुद धरने पर बैठी हुई थी। सुश्री ममता बनर्जी ये बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं देश में और बंगाल के सनातनियों को उस्काते हैं, चैलेंज करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस्लामिक स्टेट बना करके क्या दिखाना चाहती है। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में नफरत की आग ऐसे भड़की कि सब कुछ तहस नहस हो गया। ये आग अब तक शांत नहीं हुई है और इस पर जमकर राजनीति हो रही है। हिंसा के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी भी हावड़ा पहुंचे तो उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया। हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनवमी की निकालते हुए उन पर पथराव हुआ है, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। ममता जी ध्रुवीकरण का राजनीति करता है, तुष्टीकरण का राजनीति करता है। बंगाल का माइनॉरिटी वोट ने ममता जी से खिचक रहा था। अभी जो कर रहा है अपने जो वोट बैंक, वो वोट बैंक को ठीक रखने के लिए हमारी जो पीसफुल जनता है उसके ऊपर ये क्षति ला रहा है। पिछले 2 साल से रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई सबक नहीं ले रहा है और ये लापरवाही भरा रवैया हिंसा के साथ साथ सियासत को भी भड़काने का मौका दे रहा है। हावड़ा से सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, आज तक। अप्रैल के आगाज के साथ लोगों को महंगाई की नई किश्त का बोझ उठाना होगा। बजट के लिए किए गए ऐलानों के बाद कई सामानों पर नए कारोबारी साल से आयात शुल्क में इजाफा हो जाएगा और इसके बाद विदेशों से आने वाले ज्यादातर सामान के लिए लोगों को महंगा दाम चुकाना होगा। महंगाई में कमी का इंतजार करते करते मार्च के साथ साथ 2023 भी बीत जाएगा, लेकिन लोगों की जेब को राहत मिलने के आसार अप्रैल से भी नहीं है। अप्रैल शुरू होते ही आम आदमी पर महंगाई का एक और बोझ पड़ने की तैयारी हो चुकी है।
इसकी वजह है कि कई सामान 1 अप्रैल से महंगे होने वाले हैं। इससे पहले ही महंगाई की आंच से झुलसते आम आदमी की मुश्किलें इन सामानों के दाम में इजाफा होने से और बढ़ जाएंगी। दरअसल सरकार 1 अप्रैल 2023 से आयात शुल्क में इजाफा करने की योजना बना रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा घरेलू उद्योग को मजबूत बनाने की है। ऐसे में सरकार अगर आयात शुल्क में बढ़ोतरी करती है तो इससे कई सामानों के दाम बढ़ जाएंगे। इसमें प्लास्टिक के सामान, आभूषण, हाई ग्लास पेपर, विटामिन, निजी विमान, सिगरेट, हेलीकॉप्टर और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023 में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से इलेक्ट्रिक चिमनी, सोना और प्लेटिनम जैसे सामानों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। चिमनियों पर सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। हालांकि महंगे सामानों के बीच थोड़ी राहत अप्रैल में कुछ चीजों के दाम घटने से भी लोगों को मिलने वाली है। बजट में वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक 1 अप्रैल से कैमरा लेंस, स्मार्टफोन, कपड़े, फ्रोजन मसल्स, फ्रोजन स्क्वीड, हींग और कोको बीन्स, खिलौने, साइकिलें, बिजली के वाहन, LED टीवी पर सीमा शुल्क को कम करने का फैसला लिया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एसिटिक एसिड, कटे और पॉलिश किए गए हीरे और सेल फोन के लिए कैमरा लेंस पर आयात टैक्स कम कर दिया है। वहीं केंद्र ने प्रयोगशाला में बने हीरो को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बीजों पर मूल सीमा शुल्क में भी कटौती की है। आदित्य के राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।